हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं केमिस्ट्री का, जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है। अगर दोस्त बता देते हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल में पिछले क्लास में 283 तक प्रश्न हम करवा दिए थे और आज हमको 284 से कंटिन्यू सेशन रखना है। साथ में बता देते हैं कि मेरा फिजिक्स का भी फास्ट रिवीजन चल रहा है। जिनका जिनका रेलवे का जो एक डेट आया है एलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए, तब यहाँ से चैप्टर वाइज एनालिसिस प्रीवियस पेपर का कर सकते हैं। जो फास्ट रिवीजन का एक कंटिन्यू सेशन हम चला रहे हैं। साथ में आपको एनटीपीसी का भी बात करते हैं, तो एनटीपीसी का भी जे का भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है और साथ में मैथ का भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो उसको भी सेशन को आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग आवर में करेंट अफेयर भी आता है, तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर का भी रोल इसमें अच्छा खासा रह जाता है, तो उसको भी स्किप आप नहीं कर सकते हैं। तो इस सेशन को लिए आपको सारा वीडियो का अगर बात करेगा, जितना भी वीडियो आता है उसका पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जो बोला गया है, कहा गया है कि Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक क्या है। Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है। आपको हम यहाँ बता देते हैं कि Ag प्लस है जो ये धनावेशित है, Ag प्लस का अगर बात करेगा तो धनावेशित है, और Cl माइनस है जो ऋणावेशित है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक धनावेशित इसके पास है और एक ऋणावेशित इसके पास है। अब जब दोनों ऐड होता है तो बना देता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बना देता है। जब आयन एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी धातु, अगर हम बात करते हैं कि कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। बोला गया है कि कौन सी धातु है जो कार्बन अपचयन प्रक्रिया के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। आपको हम एल्युमिनियम का बता देते हैं कि भू प्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। साथ में एल्युमिनियम का अगर बात करिएगा तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का अगर बात करिएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, तो 3 होता है। अगर संयोजकता आपसे पूछा जाएगा कि संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता भी इसका 3 होता है। आपको हम बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए, 1, 2 या 3 हो, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता कहलाता है। तो इस पॉइंट का याद रखिएगा कि 1, 2, 3 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता कहलाता है। अगर 5, 6, 7 रहेगा तो संयोजकता निकालने के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा लीजिएगा। तो जो पॉइंट बोल रहे हैं वो कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि लिखने में समस्या आ रहा है, जल्द ही समाधान किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जिसका सब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आवेगा, मतलब अंतिम कक्षा में, वही संयोजकता कहलाता है। अगर 5, 6, 7 आया तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाइएगा, वही आपको संयोजकता मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया कि कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखाई देता है। कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखाई देता है। तो पदार्थ कौन सा है जो चमकदार दिखाई देता है, तो एल्युमिनियम है जो चमकदार दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम है जो चमकदार दिखाई देता है। अगर यहाँ कार्बन का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि कार्बन का 3 अप्रूफ होते हैं। कार्बन का कितने अप्रूफ है, तो 3 अप्रूफ है। पहला अप्रूफ होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। अगर बात करते हैं दूसरा का, तो दूसरा लिख लीजिएगा ग्रेफाइट होता है। दूसरा का बात करिएगा तो ग्रेफाइट, और तीसरा होता है जो फ्लोरीन होता है। हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ और फ्लोरीन हुआ। फ्लोरीन को हम जियोडेसिक भी कहा जाता है, या फुटबॉल के समान आकार भी बोला जाता है। तो आपसे प्रश्न में भी ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन ऐसा कार्बन का अप्रूफ है जो फुटबॉल के समान होता है, तो कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये बताइए कि विद्युत का सुचालक, अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। और हीरा का अगर बात करेगा तो सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो हीरा। अगर धातु में बोलेगा कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम होता है। और अगर तत्व में बोलेगा तो सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो हीरा होता है। और हीरा है जो कार्बन का अप्रूफ है। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है
कहा गया है कि उस यौगिक का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन का नाम बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट में प्रयोग किए जाने वाले दो रसायन का नाम बताना है, जिसमें एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड और एक होता है सिल्वर क्लोराइड। तो दो ऑप्शन होता है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगर हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, तो सिल्वर क्लोराइड होता है जो फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा धातु निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं का यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम बताए थे कि AgNO3 और AgCl का उपयोग किया जाता है। AgNO3 AgCl और AgBr मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय का, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसका होता है, तो गोल्ड का होता है, सोना का होता है। आप क्रम भी लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय सोना का होता है, उसके बाद किसका होता है, तो चांदी का होता है, उसके बाद लिखिएगा चांदी का, और चांदी के बाद किसका होता है, तो कॉपर का होता है, कॉपर के बाद किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, तो सिल्वर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। अगर मुक्त तत्व का अगर बात करिएगा, तो मुक्त तत्व में पाया जाता है कौन सा, तो पाया जाता है सिल्वर। सिल्वर पाया जाता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और साथ में Au भी रहता है जो मुक्त अवस्था में, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, वो भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर सोडियम का बात करिएगा, तो सोडियम को तेल में, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है किसको, तो सोडियम को। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए कि केरोसिन तेल में कौन सा तत्व को डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। लेकिन अगर जल में बोल देगा कि बताइए कि जल में कौन सा तत्व को डुबो कर रखा जाता है, तो फास्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि फास्फोरस को डुबा कर कहाँ रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि धातुओं में से कौन सी है। अगर बात करते हैं कि धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो फोटो फिल्मों में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो रजत किया जाता है, जिसको आपको हम सिल्वर भी बताएं कि सिल्वर है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में उपयोग करते हैं। दो चीज़ याद रखेगा, एक सिल्वर क्लोराइड होता है, एक सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो दो होता है जो किसमें करते हैं, तो फोटोग्राफी में हम उपयोग करते हैं। अगर प्लेटिनम का अगर बात करते हैं, तो आपको हम प्लेटिनम में बताए थे कि सबसे कठोर, अगर धातु में पूछेगा कि सबसे कठोर धातु में कौन सा होता है, तो सबसे कठोर धातु में होता है प्लेटिनम। लेकिन अगर तत्व में पूछेगा कि सबसे कठोर तत्व में कौन सा होता है, तो कठोर तत्व में होता है हीरा। याद रखिएगा, तत्व में हीरा होता है, और धातु में कौन सा होता है, तो प्लेटिनम होता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम का अगर बात करेगा, तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। लेकिन बात करेगा कि आता कैसे है, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या की अगर बात करेगा, तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। अगर इसमें 12 का अगर बात करेगा, तो प्रथम कक्षा में कितना रखाएगा, 2, दूसरा कक्षा में जाएगा 8, और तीसरी कक्षा में जाएगा 2। तो 2 और 8 होगा 10 और 2 12। तो अगर बात करेगा कि अंतिम कक्षा को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 2 हो गया, और संयोजकता भी क्या होगा, तो 2 होगा। हम बताए थे कि अगर प्रथम कक्षा में 1 आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न का अगर बात करते हैं, तो अगले प्रश्न में बोला क्या है कि कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए, या अक्रिय गैस कहिए, वो सारा होता है कौन सा, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में कौन सा होता है, तो चांदी। अगर चांदी का अगर बात करते हैं कि कौन सा उत्कृष्ट गैस है, मतलब नोबेल धातु में आता है, तो नोबेल धातु में आता है चांदी। लेकिन आपको पूछेगा कि गैस कौन सा होता है, तो समूह नंबर अगर वर्ग का बात करिएगा, तो पीरियोडिक टेबल में एक वर्ग आता है 18, और 18 में सारा है जो गैस है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, सब किस में आता है, तो गैस में आता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि धातु कौन सा है,
एक उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सा है? तो चांदी है। उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सा है? तो चांदी है। अगर चांदी का अगर बात करेगा परमाणु संख्या का, तो इसका याद रखेगा परमाणु संख्या कितना होता है? तो 47 होता है। 47 होता है इसका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना होता है? तो 47 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना हम बताए थे? तो एल्युमिनियम का होता है 13 और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 3 और संयोजकता भी 3 होता है। आप बैठा भी सकते हैं, 2 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया। तो 2, 8 और 3 पर बैठा सकते हैं, 2, 8, 3। अगर हम बात करते हैं तो चांदी हो गया। इसी तरीके से चांदी का उपयोग हम फोटोग्राफी को ब्लैक एंड व्हाइट में भी उपयोग करते हैं। उसमें याद रखेगा 2 को फेमस ऑप्शन आता है फोटोग्राफी का। ब्लैक एंड व्हाइट में प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो अगर विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक बोलेगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम चालकता का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर चालकता का बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा चालकता होता है सोना का। सोना के बाद किसका होता है? तो चांदी का होता है। चांदी के बाद किसका होता है? तो कॉपर का। और कॉपर के बाद किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। लेकिन सोना को कंसीडर नहीं करता है पेपर में, इसलिए चांदी अगर ऑप्शन में आपको रहेगा तो चांदी ही मार के आइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा चालकता किसका है? तो चांदी का है। सबसे ज़्यादा चालकता किसका है? तो चांदी का है। अगर टंगस्टन का अगर बात करते हैं तो बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है वो टंगस्टन का लगा हुआ रहता है और इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो आप बल्ब में फिलामेंट लगा हुआ रहता है टंगस्टन का और गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च। उसी तरीके से आपको फ्यूज का बात करेगा तो फ्यूज में गलनांक और क्या बोलते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो अगर फ्यूज का बात करते हैं तो आपको हम फ्यूज का बता देते हैं। अगर बात करिएगा फ्यूज का तो फ्यूज में जो लगा होता है, फ्यूज का अगर बात करिएगा तो फ्यूज में गलनांक होता है निम्न। अगर गलनांक का अगर बात करिएगा तो उसका गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है और प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि फ्यूज में गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है और प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है। अगर यही हम तांबा का अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि तांबा का उपयोग हम तड़ित चालक में करते हैं। तांबा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो तड़ित चालक में करते हैं, वायरिंग में करते हैं। किसका? तो ताड़ित चालक का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? तो चांदी है। अगले प्रश्न देखिएगा। दोस्त बता देते हैं कि सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ही देखने को मिलेगा और साथ में जो भी हम फैक्ट बताएंगे उसको आप कॉपी पर नोट डाउन करने का कोशिश करिएगा। काहे कि जितना भी हम फैक्ट बताते हैं वो प्रीवियस से ही उठाया गया फैक्ट है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी धातु है, कौन सी अगर धातु, अगर इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी धातु है जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय का अगर बात करिएगा तो आघात वर्धनीय कौन है? तो चांदी है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि क्रम ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर आघात वर्धनीय अगर ऑप्शन में देगा तो सोना का सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। सबसे ज़्यादा अगर आघात वर्धनीय का बात करेगा तो किसका होता है? तो सोना का। सोना के बाद किसका नंबर आता है? तो चांदी का आता है। सोना के बाद किसका आता है? तो चांदी का आता है और चांदी के बाद किसका आता है? तो कॉपर का आता है। ये बताइए कि सोना के बाद कौन हो गया? तो चांदी हो गया और चांदी के बाद कौन सा हो गया? तो कॉपर हो गया। जो पॉइंट लिखते हैं वो लिख लीजिएगा, कि यहाँ जो लिखने में समस्या आता है और इसका समाधान भी आप लोग को हम बताएं कि बहुत जल्द ही करने वाला है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए माफ़ करिएगा। आपको जो भी पॉइंट हम बोलते हैं हूबहू 1 से 2 बार हम रिपीट जरूर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और समझिएगा। आपको यहाँ से आघात वर्धनीय पूछेगा और एक तन्यता पूछेगा। एक आघात वर्धनीय और एक तन्यता पूछेगा। आपको हम बताते हैं कि आघात वर्धनीय पूछेगा, एक मतलब चादर के रूप में, चादर के रूप में बनता है, चादर के रूप में बनता है तो आघात वर्धनीय होता है। और अगर तार के रूप में तन्यता पूछेगा तो तार के रूप में होता है, तार के रूप में शेप में खींचेगा तो तन्यता कहलाता है। और आघात वर्धनीय पूछेगा तो समझिए कि चादर के रूप में पीट कर करता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि चादर के रूप में पीट कर करेंगे तो आघात वर्धनीय हो गया और तार के रूप में खींचेगा तो तन्यता हो गया। और दोनों केस में सबसे ज्यादा सोना के, फिर चांदी के, फिर कॉपर और एल्युमिनियम आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलम का उपयोग करते हैं। जल शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एलम का उपयोग करते हैं। अगर बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। लेकिन यहाँ प्रश्न एक और बनता है कि बताइए कि बेकिंग पाउडर का क्या होता है? आपको हम फिर से लिख देते हैं। जैसे बोलता है कि बेकिंग सोडा का होता है तो बेकिंग सोडा का तो आपको हम बता दिए कि NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। लेकिन आपको पूछेगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग पाउडर का दोनों को योग कर दीजिएगा। बेकिंग पाउडर के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड बनाइएगा तो बन जाता है क्या चीज़? तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग अगर बात करिएगा तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है।
समझिएगा क्या हम बताए थे, हम बोले थे कि बेकिंग सोडा का अगर बात करिएगा, बेकिंग सोडा का, तो आपको हम बताए थे कि बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अगर बात करिएगा तो NaHCO3 होता है जो बेकिंग सोडा का होता है। लेकिन बेकिंग पाउडर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड को दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तब आपको मिलेगा कौन सा, तो बेकिंग पाउडर मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। तो याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर के लिए बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का योग करिएगा तो बेकिंग पाउडर मिलता है, और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अगर सिरका का बात करेगा तो सिट्रिक एसिड होता है CH3COOH का। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि फिटकिरी इसका उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं फिटकिरी का तो बोला गया है कि फिटकिरी है जो इसका किसका उदाहरण है। तो अगर फिटकिरी का बात करिएगा तो एक द्युक लवण होता है। फिटकिरी क्या होता है, तो द्युक लवण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का याद रखिएगा KNO3। KNO3 होता है जो पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र पूछता है तो KNO3 होता है। बोला है कि किसे पीटकर पत्तल या चादर बनाई जाती है। बोला है कि किसे पीटकर पत्तल या चादर बनाई जाती है, तो पत्तल या चादर बनाई जाती है लोहा का। लोहा को पीटकर पत्तल या चादर बनाया जाता है। अगर नाइट्रोजन का बात करेगा तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन का बात करेगा तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये भी याद रखेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन कितना है, तो 78% है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न असंगत को चुनिए। निम्नलिखित में से भिन्न असंगत को चुनिए, तो भिन्न कौन सा हो जाता है, तो सोना है जो भिन्न है। सोना क्या होता है, तो भिन्न होता है। सोना है जो क्या है, तो भिन्न है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि इसमें कहा गया है कि जब लोहे को और के साथ मिश्रित किया जाता है तब एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। जब लोहे को और किसको साथ मिश्रित करिएगा तो एक कौन सा बनेगा, तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा। तो अगर स्टेनलेस स्टील का अगर बात करेगा तो निकेल और क्रोमियम को किया जाता है। निकेल और क्रोमियम को किया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि Fe मिला दीजिए, निकेल मिला दीजिए, क्रोमियम मिलाइएगा तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा। आपको याद करने के लिए फेकर्निक से भी याद कर सकते हैं। फेकर्निक अगर याद रखिएगा तो Fe से हो गया कौन सा, तो लोहा हो गया, नी से हो गया निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, जो स्टेनलेस स्टील से का मिश्रित किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि जंगरोधी इस्पात निम्नलिखित में से कौन तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व है जो उपस्थित नहीं होता है, तो टंगस्टन होता है जो उपस्थित नहीं होता है। टंगस्टन है जो उपस्थित नहीं होता है जंगरोधी में। आपको ये भी हम बताएं कि बल्ब का जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है वो टंगस्टन ताड़ का रहता है, और टंगस्टन का उसमें गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। अगर यही बात करते हैं हम क्रोमियम का, तो आपको क्रोमियम का हम बताते हैं कि क्रोमियम को चमकने के लिए या जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग करते हैं। जैसे साइकिल का जो रिम वगैरह देखे होंगे या मोटरसाइकिल में रिम जो चमकता है वो किसका परत चढ़ा हुआ रहता है, तो क्रोमियम का ही चढ़ा हुआ रहता है। अगर निकल का बात करेगा तो निकल का भी परत चढ़ाया जाता है, लेकिन ये महंगा पड़ जाता है, इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पूछा गया है कि बताइए कि जंगरोधी इस्पात में किसका उपस्थिति नहीं रहता है, तो टंगस्टन उपस्थिति नहीं रहता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि स्टेनलेस स्टील किस कारण वश जंगरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील है जो किस कारण जंगरोधी होता है, तो अभी हम बताए थे क्रोमियम के कारण जंगरोधी होता है। क्रोमियम होता है जो इसका परत चढ़ाने के बाद या लेप करने के बाद क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको जंगरोधी कहा जाता है। जंगरोधी कहा जाता है। कार्बन का भी हम बताएं कि कार्बन का 3 अप्रूफ होता है, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं। बोला है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन या ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं जंग।
क्या कहते हैं, तो जंग कहते हैं। जंग से बचने के या जंगरोधी बनाने के लिए जिंक का भी परत चढ़ाया जाता है, उसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, अगर बात करते हैं कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कौन है जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तो आयरन है जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। प्रश्न में सीधे पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा है जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तो आयरन है जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अगर हम यही बात करते हैं सोडियम का, तो आपको हम बताए थे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। तो यहाँ से आपको ये भी बन सकता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता भी इसका 1 होता है। इस तरीका से सोडियम का याद रखेगा। और केरोसिन में डुबा कर रखते हैं किसको, तो सोडियम को रखते हैं। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि केरोसिन में डुबा कर किसको रखते हैं, तो सोडियम को। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 11 है। संयोजकता कितना है, तो 1 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 है। अगर पूछेगा कि बताइए किस वर्ग में आता है, तो वर्ग आता है फर्स्ट के ए में। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट के ए में कौन सा आता है, तो सोडियम आता है। अगर पोटेशियम का बात करिएगा तो आपको बता देते हैं कि पोटेशियम भी फर्स्ट ए में आता है, फर्स्ट ए में रहता है। और फर्स्ट ए के ग्रुप का ही पोटेशियम है। जब फर्स्ट ए के ग्रुप का है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और इसका संयोजकता भी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कैल्शियम का बात करिएगा तो आपको हम बताते हैं कि कैल्शियम जो है वो सेकंड ए का तत्व है, सेकंड ए का तत्व है। और इसका परमाणु संख्या का अगर बात करिएगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, तो 20 होता है, 20 होता है। और इसका अगर संयोजकता निकालिएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसका 2, और संयोजकता भी इसका कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो अभिक्रिया कौन करता है, तो आयरन करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि कौन सी तत्व है जो रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। बोला है कि कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक है जो लैटिन से लिया गया है, तो आयरन है जो लैटिन से लिया गया है, आयरन है जो लैटिन से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यही बात करेगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन किसका सदस्य है, तो हैलोजन ग्रुप का सदस्य है, हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। तो पूछेगा कि हैलोजन ग्रुप में कौन सा है, तो क्लोरीन है। अगर क्लोरीन का बात करेगा परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। और इसका बात करेगा कि इसका संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता इसका 1 होता है। अगर हम बात करते हैं इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 7 होता है। आपको हम ये भी बताए थे कि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर या ब्राह्मण कक्षा में 5, 6, 7, 8 आएगा, तो उसको 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करिएगा तो संयोजकता मिल जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि क्लोरीन का संयोजकता 1 मिलता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 मिलता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 मिलने के कारण इसको 8 में से 7 को घटा देते हैं, तो इसका संयोजकता निकल के आता है 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है कि लैटिन भाषा से लिया गया है कौन सा, आयरन। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किसे आरम कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि किसे आरम कहा जाता है, तो आरम कहा जाता है सोना को। सोना को क्या कहा जाता है, तो आरम कहा जाता है। अगर सोना का परमाणु संख्या की अगर बात करेगा तो सोना का परमाणु संख्या कितना है, तो 79 है। याद रखिएगा कि सोना का परमाणु संख्या कितना है, तो 79 है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन सा है, तो सोना है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय पूछेगा तो सोना है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा चालकता कौन है, तो सोना है। उसके बाद कौन सा है, तो चांदी है। तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं, तो तांबा का उपयोग करते हैं। अगर चांदी का करेगा तो चांदी का होता है जो फोटोग्राफी को ब्लैक एंड व्हाइट करने में प्रयोग करते हैं चांदी को। अगले प्रश्न देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि फेरस सल्फेट, अगर हम बात करते हैं फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनाता है, तो उत्पाद जो बनाता है, उत्पाद बनाता फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ट्राइऑक्साइड। बोला है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनाता है, तो उत्पाद क्या बनाता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ट्राइऑक्साइड। इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर आयरन ऑक्साइड का अगर बात करिएगा तो Fe2O3 होता है, जो आयरन ऑक्साइड का क्या है, तो रासायनिक सूत्र है। तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3।
थ्योरी। बोला फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का नाम क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का नाम क्या है, तो FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O किसका है, तो फेरस सल्फेट का है, फेरस सल्फेट का है FeSO4 7H2O। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो तब क्या प्राप्त होता है या तब क्या होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस या लौह क्लोराइड तैयार होता है। अगर हम बात करते हैं एफी में, अगर HCl से अभिक्रिया करवाइएगा, HCl से अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अगर बात करते हैं FeCl मिलेगा या लौह क्लोराइड मिलेगा, FeCl मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये बताइए, वही बोला कि हाइड्रोजन गैस मिलता है या लौह क्लोराइड मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि फेरस सल्फेट, अगर हम बात करते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 7 अणु उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करते हैं, अभी हम बताए थे FeSO4 7H2O होता है, FeSO4 7H2O होता है, 7H2O होता है। ये बताइए जल की मात्रा कितना है, तो 7 है, जल की मात्रा कितना है, तो 7 है। तो वही होता है कि 7 जल का मात्रा आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 7H2O, तो यही जल का मात्रा है कि जल का मात्रा कितना है, तो 7 है, जल की मात्रा 7 है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किसमें, बोला कि किसमें MgCl2 विलय है, किसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है जो विलय है, तो ये किसमें होता है, तो जल में होता है। जल में विलय कौन सा है, तो MgCl2, MgCl2 है जो विलय है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि तांबे और जस्ते के साथ कांस बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तांबे और जस्ते के साथ कांस बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए, तो कांस पूछा है आपसे, तो कांस बनाने के लिए एसिन का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, तो कांस के बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एसिन का मतलब टीन का उपयोग करते हैं। किसको, तो तांबे और जस्ते के साथ कांस बनाने के लिए टीन का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि MgO का विलयन, अगर हम बात करते हैं MgO का विलयन होता है, तो MgO का विलयन होता है क्या चीज़, क्षारीय होता है। अगर यहाँ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, आपको हम बता देते हैं कि फर्स्ट ए जैसे होता है S P D और F होता है। तो अगर बात करिएगा कि S जो होता है, अगर बात करिएगा कि S ब्लॉक होता है जो क्या होता है, तो धातु होता है। S ब्लॉक और D ब्लॉक होता है तो धातु होता है। अगर इस तरीका से समझ सकते हैं, जैसे ये बताइए, ये हो गया पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हम बताए थे कि बॉर्डर लाइन होता है जो किसको बताता है, तो उप धातु को बताता है। तो उप धातु के इस साइड बात करिएगा तो उस साइड हो जाता है धातु, और इस साइड होता है क्या चीज, तो अधातु होता है। तो इस साइड धातु, उस साइड उधातु हो गया। अगर बीच का बात करिएगा तो बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है उप धातु। अगर बीच का बात करिएगा तो बीच में क्या होता है, तो उप धातु होता है। तो बीच में हो गया उप धातु, और ये हो गया धातु, और ये हो गया धातु। धातु होता है जो क्षारीय होता है, धातु का अगर बात करिएगा तो क्षारीय होता है, और अधातु का बात करिएगा तो ये होता है अम्लीय। ये क्या होता है, तो अम्लीय होता है। तो आपसे पूछा है कि MgO, आपको पता है कि मैग्नीशियम होता है जो सेकंड ए का तत्व है, सेकंड ए ग्रुप का तत्व है। तो सेकंड ए कहाँ आता है, तो सेकंड ए तो आता है धातु में। तो ये बताइए क्षारीय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। आपको हम यहाँ से ये भी बता देते हैं कि उभयधर्मी का डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल। उभयधर्मी में होता है Al2O3, याद रखिएगा Al2O3 होता है, PbO होता है और ZnO होता है। ये 3 गो उभयधर्मी से याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी नहीं है, तो वहाँ आपको छांटना पड़ेगा। तो उभयधर्मी में Al2O3 होता है, PbO होता है और ZnO होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। अगर हम बात करते हैं कि न्यूलैंड का, तो न्यूलैंड साहब के बारे में हम पीछे भी हम आपको पढ़ाए थे कि न्यूलैंड का अगर बात करेगा तो उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। ये अष्टक रूल दिए थे, और अष्टक रूल में बताए थे कि पहला का गुण 8वां से मिलेगा और 8वां का गुण 15वां से मिलेगा। और इसका नियम कहाँ तक पालन हुआ, तो इसका नियम काम किया कहाँ, तो कैल्शियम तक। अगर बात करते हैं कि इनका अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था थोरियम। जो सवाल बताए हैं उसको याद रखिएगा कि न्यूलैंड के समय 56 तत्व था। ये अष्टक नियम दिए थे, बोले थे पहला का गुण 8वां से मिलेगा और 8वां का गुण 15वां से मिलेगा। और साथ में बोले थे कि इसका जो गुण नियम जो अष्टक नियम काम किया वो कैल्शियम तक ही मान्य है।
और अगर अंतिम तत्व पूछेगा तो अंतिम तत्व कौन सा होता है, तो थोरियम होता है। तो न्यूलैंड के अनुसार अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। ये बताइए कि कहाँ तक नियम मान्य था, तो कैल्शियम तक मान्य था। टोटल तत्व कितना था, तो 56 था। और ये अष्टक रूल दिए थे, जो पहला का गुण 8वां से और 8वां का गुण 15वां से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अम्ल लघम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है। तो अगर अम्ल लघम का बात करेगा कि अम्ल लघम बनाने के लिए आवश्यक में से महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है, तो पारा होता है। कौन सा होता है, तो पारा होता है, जो अम्लगम बनाने का काम करता है। अगर अम्लगम बनाने का काम कौन करता है, तो पारा करता है। टंगस्टन का बता देते कि बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करते हैं और उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि श्याम श्वेत में, अगर बात करते हैं कि श्याम श्वेत में या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का और इस AgCl का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों का उपयोग किया जाता है किसमें, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि आयरन, अगर हम बात करते हैं आयरन की वायु की उपस्थिति में, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिकोसाइट कह सकते हैं या Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है। फिर अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि लौह जंग का रंग कैसा होता है। तो अगर लौह जंग का रंग जो होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। लाल भूरे रंग का रंग किसका होता है, तो लौह जंग का होता है। फिर प्रश्न में बोला है कि फेरिक क्लोराइड का आणविक सूत्र कौन सा होता है। तो फेरिक क्लोराइड का होता है FeCl2 होता है किसका, तो फेरिक क्लोराइड का आणविक सूत्र है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि जब मैग्नीशियम रिवन हवा में जलाया जाता है, यहाँ से बोला है कि जब मैग्नीशियम रिवन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, तो जब मैग्नीशियम को हवा में जलाइएगा तो ये किससे ऑक्सीजन करता है अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन से कर लेता है और बना देता है कौन सा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, MgO बना देता है। और इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो बोला कि जब मैग्नीशियम रिवन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि विषम को चुनिए। तो ये बताइए, पारा हो गया, हाइड्राजीरम हो गया और पारद या क्विक सिल्वर हो गया, लेकिन ब्रोमोस होता है जो विषम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होता है। अगर हाइड्राजीरम का बात करेगा कि हाइड्राजीरम या पारद या क्विक सिल्वर, इस सब पारा का ही एक दूसरे का नेम है, लेकिन ब्रोमिस होता है जो अलग होता है। ब्रोमिस क्या होता है, अलग होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला पारंपरिक थर्मामीटर में, अगर हम बात करते हैं कि पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीली होता है का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीली होता है और इसका उपयोग किया जाता है, तो मरकरी का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो मरकरी का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में होती है। क्या होती है, तो तरल अवस्था में होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो होता है, इसकी आयनीकरण ऊर्जा ढीला धात्विक बंध होता है। इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध होता है, ढीला धात्विक बंध होता है। पूछेगा कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है, तो अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध होता है, ढीला धात्विक बंध होता
होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें प्रश्न में बोला गया है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो पारा होता है। अगर क्रम का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील में कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है। सबसे अभिक्रियाशीलता के तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। उसके बाद कौन सा होता है, तो सोडियम होता है। फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, और फिर होता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बाद होता है जिंक, फिर होता है आयरन, और फिर होता है कौन सा, तो लेड होता है। फिर कौन सा होता है, तो लेड होता है। और लेड के बाद हाइड्रोजन के बाद होता है Hg। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन Hg होता है, फिर Ag होता है, और फिर लास्ट में कौन सा होता है, तो Au होता है। तो ये बताइए कि देखिएगा कि पारा का सबसे कम होता है, इसलिए पारा सबसे कम है। बाकी मैग्नीशियम उसका ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है। लेकिन Ag देखिए तो पारा का बात करेगा तो Hg क्या है, तो नीचे है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसका है, तो पारा का है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि उस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। जैसे जस्ता का कोटिंग किसके में, लोहे में। अगर बोला है कि लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको क्या हम बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि गैल्वेनीकरण, अगर हम बात करते हैं तो गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर एक से बचाने के लिए जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचाने के लिए, तो जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों। बोला जिंक कॉपर सल्फेट, अगर हम बात करते हैं ZnSO4, जिंक कॉपर सल्फेट को, अगर हम बात करते हैं जिंक है जो कॉपर सल्फेट को, जिंक कॉपर सल्फेट को CuSO4, जिंक कॉपर सल्फेट को कॉपर को अलग कर सकता है। मतलब ये बनाएगा, रिएक्शन जो बनाएगा वो ZnSO4 बना देगा, ZnSO4, और कॉपर को बाहर कर देगा। तो बोला है कि बताइए कॉपर को अलग क्यों कर देता है। तो आपको हम बता देते हैं कि अलग हटाने की क्रिया होता है जब तुलना में उससे अभिक्रियाशील ज़्यादा हो। मतलब हम यहाँ से आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर बात करिएगा कि जिंक है जो SO4 से कॉपर को साइड कर दे रहा है, और कॉपर देखिए यहाँ सिंगल पड़ जा रहा है, और जिंक है जो SO4 से अभिक्रिया करता है। क्योंकि कॉपर की अगर बात करिएगा, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर बात करिएगा जिंक है जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को वहाँ से हटा के और SO4 के साथ क्या कर लिया, तो क्रिया कर लिया। इसलिए यहाँ से आप आंसर बोल भी सकते हैं कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक है जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। दोस्त बता देते हैं कि आज प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं। 320 से मतलब अगर बात करते हैं तो 327 तक, 327 तक हम यहाँ तक प्रश्न किए हैं, और इसी तरीका से इसका कंटिन्यू आगे आते रहेगा। आपको बता देते हैं कि लमसम इसमें आपको 350 से 400 के प्रश्न देखने को मिलेगा। एक अप्रॉक्स में आपको हम बताए हैं 400 भी क्रॉस कर सकता है जो प्रीवियस पेपर है। आपको हम बताते हैं कि केमिस्ट्री में बात करेगा तो एक पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है। 2 चैप्टर ऐसा है जो अच्छा खासा रेलवे इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीका से आगे भी कंटिन्यू सेशन आते रहेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।